जैसा एक ऑथर ने कहा कि ये ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही नहीं होगा। 12 दिसंबर 1990 की रात को श्वाब की स्पीच में ये साफ साफ हिंट था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि बड़े कार्नेगी एम्पायर मॉर्गन को टेंट में लाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील की भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें कैपेबिलिटी हो, एक्सपर्टीज हो, फेल हो चुके मीलों पर ताला लगा दिया जाए और कामयाब सामान पर एफर्ट को कंसंट्रेट किया जाए। मिनरल्स के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम में बचत हो और फॉरेन मार्केट में सक्सेसफुल एंट्री हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को ये भी बताया कि उनकी ट्रेडिशनल पॉलिसी में गलतियां कहां हो रही है। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का करंट गोल मोनोपोली बनाना, कीमत बढ़ाना और इस पूरे प्रोसेस में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने दिलचस्प अंदाज में इस सिस्टम की बुराई की। उन्होंने अपनी ऑडियंस को ये बताया कि इस तरह की पॉलिसी में लंबे समय के लिए विजन नहीं है और इसका कारण ये है कि ये मार्केट को एक ऐसे युग में सीमित और छोटा कर रही थी जिसमें हर तरफ एक्सपेंशन का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से मार्केट का एक्सपेंशन होगा, स्टील के ज्यादा इस्तेमाल खोजे जाएंगे और दुनिया के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। हालांकि श्वाब को ये बात पता नहीं थी, लेकिन श्वाब मॉडर्न मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर खत्म हुआ, मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्वाब की सुनहरे भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए जहां वे एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरस के पास वापस लौट गए जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने लॉजिक का जो खाना रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को 1 हफ्ता लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था कि इसका रिजल्ट इकोनॉमिक बदहजमी नहीं होगा। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और पाया कि वो लड़का जरा शर्मीला था। श्वाब ने कहा कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का भरोसेमंद प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने कसम खाई थी कि वे वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के मिडिलमैन ने ये सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलेव्यू होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके बहुत विनती करने पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस इकोनॉमिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की माने तो इस ड्रामे की शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेज के डायरेक्टर एंड्रू कार्नेगी थे। वो ये मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका फेमस स्पीच, श्वाब और मॉर्गन की संडे रात की मुलाकात तक की सारी घटनाएं बुद्धिमान स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपज थी। लेकिन सच्चाई तो इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस डील को फाइनल करने के लिए बुलाया गया तो वो ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं, वे बेचने के ऑफर के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वे बुरी तरह चिढ़ते थे। लेकिन श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही हैंडराइटिंग में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीट लेकर गए, जिनमें लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू और उसकी पोटेंशियल इकोनॉमिक अर्निंग की एबिलिटी क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर सी बात है कि इनमें सबसे खास आदमी मॉर्गन थे। उनके साथ उनके अमीर पार्टनर रॉबर्ट बेकेन थे, जो एक पढ़े लिखे और सभ्य इंसान थे। तीसरे थे जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने के प्रोसेस के बारे में उस समय किसी भी इंसान से ज्यादा जानते थे। तो पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का वैल्यू इतना था तो उस कंपनी का वैल्यू उतना ही था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में सिर्फ वही कंपनियां रहे जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन दोस्तों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी
जो अपनी कंपनीज के बोझ को मॉर्गन के मजबूत कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की, तब सिर्फ एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर ले तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वे बदले में कितनी कीमत मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग $320 मिलियन, और वे ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में पैसा? कोई भी $1 बिलियन का 1% कैश में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में गोल्फ का गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे ताकि बिजनेस के बारे में एक शब्द भी ना बोला जाए, जब तक कि वे दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी कमाल के बोलने की स्किल के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्र मुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सोशल इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दिया और कहा कि ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। फिगर लगभग $40,000 करोड़ था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमान लगाया गया तो $32,000 करोड़ के फिगर को बेसिक डेटा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में कैपिटल वैल्यू में हुई ग्रोथ के रूप में 8,000 करोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा, काश मैंने आपसे $10,000 करोड़ ज्यादा मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने टेलीग्राम किया कि फॉरेन स्टील इंडस्ट्री इस बड़े ट्रस्ट के कारण रुक गया है। एलके प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने के संबंध में नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। लेकिन काबिल स्टॉक एक्सपर्ट की ने नए स्टॉक को जनता को इतनी काबिलियत से बेचा कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था $60,000 करोड़ पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास रिस्क उठाने के बदले में 6 करोड़ 20 लाख और गेट से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के श्वाब को भी अपना इनाम मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर कंट्रोल करते रहे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक इंसान ने अपने लिए करोड़ों डॉलर इकट्ठा कर लिए और कई अनगिनत लोगों को अमीर बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही इंसान हैं जिन्हें पैसा इन्वेस्ट करने के अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। टेम्पल्टन आम लोगों की तुलना में पैसा इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि ज्यादातर लोग भावनाओं में बहकर, ना समझी में या फिर कॉमन सेंस को नजरअंदाज करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने के अपने टैलेंट से वे अपने लिए काफी पैसा कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स की मदद नहीं कर सकते जिनकी वो मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर पैसे लगा सकते थे। ये उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम एम्प्लॉय और ग्रीन होल्डर जॉन टेम्पल्टन याद करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ साधारण खाने का सामान बेचने वाले ऑफिसर थे। आज के समय में टेम्पल्टन फंड के अंदर 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी वैल्यू $36 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। इस ग्रोथ की स्पीड ने ही टेम्पल्टन ग्रुप को आज सबसे टॉप फंड ग्रुप बनाया है। उसका एक एग्जाम्पल ये है कि आज से 3 साल पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था,
तब तक उनके मन में संतोष हो गया था कि वो अमीर बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर में ऑटो सजेशन की, सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का एक जरिया, अमीर बनने की ओर तीसरा कदम। हमारे पांचों सेंसेस के द्वारा मन में जो सेंसेशन पहुंचते हैं, जिनके द्वारा हम खुद को मैनेज या कंट्रोल करते हैं, वो ऑटो सजेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऑटो सजेशन खुद को सुझाव देना होता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जिसे लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, उसके बीच कम्युनिकेशन एजेंसी का काम करता है। ऑटो सजेशन प्रिंसिपल के द्वारा हम जिन स्ट्रॉन्ग विचारों को कॉन्शियस माइंड में ठहरने की परमिशन देते हैं, यानी भले ही वे विचार नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, वे विचार सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार, यानी भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल की मदद के बिना नहीं पहुंच सकता। यूनिवर्स से कोई भी विचार जो पांचों सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आपके कॉन्शियस माइंड, यानी जो विचार कर सकता है, में पहुंचता है, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा उन्हें रोक सकता है या फिर सबकॉन्शियस माइंड में पास कर सकता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में विचारों को पहुंचाते समय बाहर बैठे गार्ड की भूमिका निभाता है। नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने दे या फिर चाहे तो रोक ले। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग हमेशा इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। यही तो कारण है कि ज्यादातर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। ऑटो सजेशन वो कंट्रोल एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फल देने वाले सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिव या फिर खतरनाक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे चैप्टर में उन 6 स्टेप्स में से अंतिम स्टेप में बताया गया है कि उस लाइन को दिन में 2 बार पढ़े जिसमें आपकी पैसा कमाने की इच्छा के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वो पैसा आपको मिल चुका है। ऐसा करने से आप गहरी विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड आपको उस पोजीशन में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को फिजिकल आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, उन 6 स्टेप्स को मन लगा करके फिर से पढ़िए और उन 4 इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए जिसमें मास्टरमाइंड ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को अमल में लाने के इंस्ट्रक्शंस शामिल है। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि पैसे के पीछे दीवाना होना, यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। याद रखें, अपनी इच्छा की लाइन को जोर जोर से पढ़ने से, यानी जिससे आप अपनी मनी कॉन्शियसनेस डेवलप कर सके, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उन शब्दों में भावनाएं मिली हुई ना हो। अगर आप लाख बार भी इसे बिना फील किए हुए पढ़ेंगे तब भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको हर चैप्टर में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ की कमी के कारण ही ज्यादातर लोग जो ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। आम शब्द जिसमें इमोशन शामिल नहीं होते, वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई असर नहीं करते। आप तब तक मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि विश्वास से भरे हुए भावनाओं के विचार या फिर शब्द को सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचाते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावनाओं को नहीं जोड़ पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई कीमत चुकाए आपको कोई भी रिजल्ट दे सके। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस काबिलियत को हासिल करने की कीमत है इन रूल्स को ढंग से अप्लाई करना। सिर्फ आप, जी हाँ, सिर्फ आप ही जो ये फैसला ले सकते हैं कि आप जो कोशिश करने की कीमत चुका रहे हैं वो मनी कॉन्शियसनेस हासिल करने के लिए सही है
या नहीं। ऑटो सजेशन अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि आप अपनी इच्छा पर कितनी मजबूती से फोकस करते हैं। जब तक आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग इच्छा यानी बर्निंग डिजायर में ना बदल जाए, तो 6 रूल्स को अप्लाई करना शुरू करें। ये बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन को इस्तेमाल में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 रूल्स में से पहले रूल पर अपने मन में क्लियर और फिक्स्ड अमाउंट सोच लीजिए, इस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस रूल में किसी फिक्स्ड अमाउंट पर आपके विचारों को फोकस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आंखें बंद करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस फिक्स्ड अमाउंट पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वो अमाउंट फिजिकल रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास वाले चैप्टर में बताया गया है, तो आप खुद को पैसा कमाने की पोजीशन में पाएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रूल बताया जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है और काम करता है जो पूरे विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन ऑर्डर्स को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो आप इस स्टेटमेंट पर विश्वास करें कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिल्कुल सही धोखा कर रहे हैं और आप उसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस दौलत को आप इमेजिन कर रहे हैं वो आपका इंतजार कर रही है। फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि वो आपको उस दौलत को हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल रास्ते दिखाए। किसी सटीक प्लान का इंतजार ना करें जिसके द्वारा आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बदले में अपनी इच्छा की दौलत हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तुरंत अपने आप को उस पैसे के मालिक के रूप में देखने लगे और इस दौरान ये मांग करे और ये विश्वास रखे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो प्लान या रास्ता सुझाएगा, बताएगा जिसकी आपको जरूरत है। इन प्लान्स के बारे में सतर्क रहे और जब वे आपके सामने आए तो उन पर तुरंत काम करना शुरू कर दे। जब ये प्लान या ऑफर आएंगे तो शायद वे आपके मन में सिक्स्थ सेंस के जरिए इंस्पिरेशन के रूप में आएंगे। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको ये हासिल हो, इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 स्टेप्स में से चौथे स्टेप में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक पक्का और क्लियर प्लान बनाएं और तुरंत इस प्लान को एक्शन में बदलना शुरू कर दें। आपको उस इंस्ट्रक्शन को बताए गए तरीके से फॉलो करना है। आप जब इच्छा के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा पैसा कमाने का प्लान बनाएं, तो अपने लॉजिक पर विश्वास न करें। आपकी लॉजिकल एबिलिटी सुस्त हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं तो ये आपको निराश कर सकती है। जब आप उस दौलत को सचमुच अपनी इमेजिनेशन में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से खुद को वो सर्विस या प्रोडक्ट देते हुए देखें जो आप इस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड को इंस्पायर करने के स्टेप्स। आप इस बुक के बारे में जान रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप में नॉलेज हासिल करने की ललक है। ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि आप इस टॉपिक के स्टूडेंट हैं। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक रिजल्ट हासिल ना हो। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को विश्वास के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो जो पहले बताए गए 6 स्टेप्स थे, उनके संबंध में दिए गए 6 इंस्ट्रक्शंस को अब शॉर्ट में बताया जाएगा और इस चैप्टर में दिए गए प्रिंसिपल्स के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत जगह पर जाइए, यानी रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहां कोई डिस्टरबेंस न हो। अपनी आंखें बंद कर ले और उस दौलत के बारे में लिखी हुई लाइन को जोर से दोहराए ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दे जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वो डेट या डेडलाइन जिसमें आप ये दौलत कमाना चाहते हैं और उस सर्विस या प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतनी दौलत के मालिक हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1 लाख कमाना चाहते हैं और आप इस पैसे के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी पर्सनल सर्विस देना चाहते हैं। आपके गोल का लिखा हुआ स्टेटमेंट नीचे दिए हुए स्टेटमेंट की तरह होना चाहिए, जैसे कि 1 जनवरी 2023 तक
मेरे पास $1,00,000 होंगे जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर अलग अलग अमाउंट में आएंगे। इस पैसे के बदले में मैं, यानी यहाँ पर उस सर्विस या प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए जिसे आप बेचना चाहते हैं, कि सेल्समैन के रूप में अपनी बेस्ट एबिलिटी से सर्विस दूंगा, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मैं इस पैसे को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस रेशो में आए जिस रेशो में मैं अपनी सर्विस दूंगा। मैं उस प्लान का इंतजार कर रहा हूँ जिसके जरिए मैं इतना पैसा कमा सकूं, और जब वो मुझे प्लान मिल जाएगा तो मैं उस पर एक्शन लेना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराइए जब तक कि आप अपनी इमेजिनेशन में उस दौलत को न देख ले जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने स्टेटमेंट की कॉपी को अपने बेड के पास रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि ये आपको याद न हो जाए। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो याद रखें कि आप ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और इसका गोल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना। ये भी याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करेगा जो इमोशन के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। तो विश्वास जो है वो सभी इमोशंस में सबसे स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव भावना है, फीलिंग है। विश्वास वाले चैप्टर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन इम्प्रैक्टिकल या नामुमकिन लग सकते हैं, इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो। चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही इम्प्रैक्टिकल या थोड़े अजीब लगे, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे। अगर शब्दों से और एक्शन से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो वो वक्त जल्द ही आएगा जब आपके सामने पावर की एक नई दुनिया खुल जाएगी। नए विचारों की तरफ डाउट रखना इंसान के स्वभाव में है, लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका डाउट विश्वास में बदल जाएगा और जल्द ही ये विश्वास पूरे विश्वास में बदल जाएगा। कई फिलोसोफर्स ने ये कहा है कि इंसान इस धरती पर अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ये कहना भूल गए कि वो अपनी किस्मत का निर्माता क्यों है। तो इस चैप्टर में ये अच्छी तरीके से समझाया गया है कि इंसान अपनी किस्मत को, खास करके फाइनेंशियल किस्मत को, किस तरह से बना सकता है। इंसान खुद का और अपने आसपास के माहौल का क्रिएटर बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। इच्छा को पैसे के रूप में बदलने की टेक्नोलॉजी में ऑटो सजेशन का इस्तेमाल शामिल है, जिसके जरिए इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकता है और उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। बाकी के प्रिंसिपल सिर्फ साधन हैं जिनके द्वारा ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सतर्क रहेंगे कि ऑटो सजेशन आपकी फिजिकल सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट योगदान देता है। और इस बुक में बताए गए तरीकों से ऑटो सजेशन की मदद से आप अपने एफर्ट से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जब आप पूरी बुक के बारे में जान ले, पढ़ ले, सुन ले, तो आप दोबारा इस चैप्टर पर लौटे और भावना और एक्शन के नजरिए से इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पूरे चैप्टर को हर रात एक बार जोर से पढ़ें जब तक कि आपको ये पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल सच में दमदार है और ये आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। तो इस चैप्टर में जो भी लाइनें आपको अच्छी लगी है उसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, मन में दोहराइए और गांठ बांध लीजिए जिसने आप पर कुछ ना कुछ असर किया है। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन, अमीर बनने की ओर चौथा कदम। नॉलेज दो तरह की होती है, पहला जनरल नॉलेज और दूसरा स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे जितने भी ज्यादा हो, प्रॉपर्टी बढ़ाने के मामले में ये बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है। इंसान के पास जनरल नॉलेज के जितने भी रूप हो सकते हैं सभी बड़े यूनिवर्सिटीज में ये पाए जाते हैं। ज्यादातर प्रोफेसर्स के पास बहुत कम पैसा होता है। नॉलेज देना उनकी खासियत होती है, लेकिन वे इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके उसे इस्तेमाल करने के एक्सपर्ट नहीं होते। नॉलेज पैसे को तब तक अट्रैक्ट नहीं करता है जब तक कि पैसे को कमाने का गोल न बनाया जाए और इस गोल को हासिल करने के लिए काम का एक प्रैक्टिकल प्लान बनाकर इस नॉलेज को ऑर्गेनाइज न किया जाए।
और बुद्धिमानी से इसका इस्तेमाल न किया जाए। इस फैक्ट की समझ की कमी ही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं कि नॉलेज ही पावर है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। नॉलेज पावर तभी बनती है जब इसे एक क्लियर प्लान बनाने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाए और किसी गोल को हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। एजुकेशन के सभी सिस्टम में मिसिंग लिंक यही है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने स्टूडेंट को ये सिखाने में फेल हो जाते हैं कि नॉलेज के हासिल हो जाने के बाद वे अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसका इस्तेमाल कैसे करें। अब कई लोग तो ये मानने की गलती करते हैं कि क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसलिए उनके पास एजुकेशन कम थी। दरअसल ये लोग एजुकेशन का सही मतलब नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है जिसका मतलब होता है बाहर लाना या अंदर से डेवलप करना। ये जरूरी नहीं है कि वही इंसान पढ़ा लिखा हो जिसके पास अच्छी खासी जनरल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जिसने अपने मन को इस तरह से डेवलप कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रोसेस में वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी आजादी वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने कुछ आर्टिकल छापे जिसमें दूसरी बातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक बेवकूफ अमन पसंद करने वाले इंसान है। फोर्ड ने इस स्टेटमेंट पर आपत्ति जताई और उस न्यूज़पेपर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो न्यूज़पेपर के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने ये साबित किया जा सके कि फोर्ड कम पढ़े लिखे मूर्ख आदमी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सारे सवाल किए जिनसे ये साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो था लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। फोर्ड पर कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। तो बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? ऐसे बहुत सारे सवालों को सुनने के बाद अंतिम सवाल का फोर्ड ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों के एग्जैक्ट नंबर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां पर गए थे उनमें से बहुत ही कम वापस लौटे थे। अंत में फोर्ड इस तरह के बेहुदा सवालों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए ऑपोजिशन के वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा सवालों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की डेस्क पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर मैं अपनी मदद के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो इस टॉपिक के जीनियस है, जिनसे मैं उस टॉपिक पर जितने सवाल पूछूंगा वे उन सबके सटीक जवाब दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं इन सवालों के जवाब मालूम करने के लिए अपने मन को ढेर सारे जनरल नॉलेज से क्यों भरूं? इस जवाब में बेशक दम था। इस जवाब से वकील की हालत खराब हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर इंसान को ये एहसास हो गया कि ऐसा जवाब तो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही दे सकता है, कोई अनपढ़ इंसान तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर वो इंसान पढ़ा लिखा है जो ये जानता है कि जरूरत के समय उसे उस टॉपिक की जानकारी कहाँ से मिलेगी और उसे काम के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए जरूरत थी। ये जरूरी नहीं है कि वो सारा नॉलेज उनके दिमाग में ही हो। एंड्रू कार्नेगी ने स्वीकार किया है कि उन्हें खुद स्टील बिजनेस के टेक्निकल साइड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें ये सीखने में कोई दिलचस्पी थी। उन्हें तो सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स के स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत थी और उन्हें ये मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों से हासिल हो गया था। बड़ी किस्मत बनाने के लिए पावर की जरूरत होती है और पावर उस ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज से हासिल होती है। अब आगे की कुछ लाइन्स उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकती है जिन्हें इतनी ज्यादा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल नहीं हो पाई जितना किसी काम के लिए जरूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग फॉर्मल एजुकेशन न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन को ही आप देख लीजिए, उन्हें स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ने का मौका मिला
उन्हें कभी पढ़े लिखे होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम एजुकेशन हासिल हुई, लेकिन उन्होंने काफी पैसा कमाया। एडिसन और फोर्ड को ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाई, फिर भी वो लोग कामयाब हुए। तो ये फैक्ट आज के नौजवानों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए एनकरेज नहीं करती है। आज के दौर में बिजनेस की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक अच्छे फॉर्मल एजुकेशन की खास जरूरत है। बेशक ये चंद गिने चुने लोगों की कहानी है। वेंडी रेस्टोरेंट की चेन खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सक्सेस हासिल करने के बाद उन्होंने नौजवानों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मोटिवेट किया, यहां तक कि वो खुद इसका एग्जाम्पल बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 साल बाद हासिल किया। वो जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट के एग्जाम में बैठे और उसे पास किया। उन्हें ये डिप्लोमा उनकी कम्युनिटी के एक स्पेशल सेरेमनी में दिया गया। थॉमस ने उस दिन स्कूल के 500 स्टूडेंट्स के सामने स्पीच दी। हाई स्कूल की एजुकेशन बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन पूरी करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि ये दूसरी लाइन लोगों को इंस्पायर करेगी। डिप्लोमा हासिल करने के लिए इंस्पिरेशन उन्हें तब मिली जब वे अपनी बायोग्राफी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोग्राम अटेंड करने गए। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास जर्नलिस्ट से मिले और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करने के लिए इंस्पायर किया। पर उन्होंने बताया कि हाई स्कूल पास जर्नलिस्ट बड़े ही चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों? सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं हाई स्कूल का डिप्लोमा लेकर के ही दम लूंगा। अब उनका मकसद उन लोगों को एजुकेशन जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि एजुकेशन हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है।